विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाई कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में बातचीत करने वाला हूं, उस विषय का संबंध एमए पूर्वार्ध इतिहास के विद्यार्थियों से है। और विद्यार्थियों, ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस पहली कक्षा के अंतर्गत मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं ये चाहूँगा कि आप इतिहास के उन विद्यार्थियों की श्रेणी में है जो ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसंधान और विश्लेषण की प्रक्रिया को काफ़ी गंभीरता से लेने वाले हैं और स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्ययन से आपका संबंध है। इसलिए विद्यार्थियों, मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि मैं आपको तथ्यों के ऑब्जर्वेशन पर और उनके विश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दूं। विद्यार्थियों, इतिहास एक ऐसी अनवरत बहने वाली प्रक्रिया है जिसकी सच्चाई का निर्धारण और जिसकी वास्तविकता और तथ्यों के साथ न्याय बहुत कुछ अन्य बातों पर भी निर्भर करता है। जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर E.H. कार्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐतिहासिक तथ्य गूंगे और बहरे होते, वे स्वयं नहीं बोलते, बल्कि ये इतिहासकार होता है जो उनसे बुलवाता है। तो तथ्यों के विश्लेषण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत तथ्यों को बुलवाते समय या तथ्यों की व्याख्या करते समय इतिहासकार से ये उम्मीद की जाती है कि वह पूरी तरीके से निष्पक्ष रहे, अपने पूर्वाग्रहों और अवधारणाओं से मुक्त रहकर ऐतिहासिक तथ्यों का सही और वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करने की कोशिश करे। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूँगा आपके पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र 20th सेंचुरी वर्ल्ड। विद्यार्थियों, 20वीं शताब्दी का विश्व, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है जिससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ ऑनलाइन अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे आपके अन्य प्रश्न पत्रों के बारे में भी बातचीत करूंगा। मैं अपने आप को किसी एक लिमिटेड दायरे में नहीं बांधना चाहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा रूप से मैं ये चाहूँगा कि आप खुलकर मेरे साथ तथ्यों के अनुसंधान, विश्लेषण और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के बारे में आपका कोई भी संशय है, कोई भी संदेह है, तो उसका निराकरण करने की कोशिश करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बात करें। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करता हूँ 20th सेंचुरी वर्ल्ड के बारे में। विद्यार्थियों, 20वीं शताब्दी का विश्व अपने आप में कई महत्वपूर्ण युगांतरकारी घटनाओं और परिवर्तन को जन्म देने वाला है और 20वीं शताब्दी का विश्व अपने आप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का साक्षी है। और इस दौर के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि दुनिया को एक नहीं बल्कि दो विश्व युद्ध से गुजरना पड़ा। विद्यार्थियों, ये दौर था एक ऐसी प्रक्रिया का जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जनता ने अपने हितों और अधिकारों के लिए संघर्ष किया और राजतंत्र को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। 1917 की बोल्शेविक क्रांति इस बात का उदाहरण है। विद्यार्थियों, 20वीं शताब्दी साक्षी है उन परिवर्तनों के बारे में और उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के बारे में जिसके पीछे काफ़ी हद तक जर्मनी के चांसलर काउंट ओटो वॉन बिस्मार्क का काफ़ी हद तक हाथ था। विद्यार्थियों, मैं आपसे इस चीज़ में बात करूंगा कई महत्वपूर्ण तथ्य और उन तमाम घटनाओं के बारे में जो कि दुनिया को विश्व युद्धों की तरफ ले जा रही है। जब विद्यार्थियों, मैं आपसे बात करूंगा लिगेसी ऑफ द 20th सेंचुरी के बारे में बात करूंगा, तो हम आपसे बात करेंगे कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर के अंतर्गत दुनिया किस मोड़ से गुजर रही थी और किस प्रकार से दुनिया का अलग अलग गुटों में विभाजन हो चुका था। यह दौर था बिस्मार्क की गुप्त संधियों और कूटनीतिक संधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक ऐसी परिस्थिति का जो विश्व को एक प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के मोड़ पर ले जा रही थी। विद्यार्थियों, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 1870 की लड़ाई ने, 1870 के फ्रैंको पर्शियन वॉर ने जहाँ एक तरफ प्रसा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण जर्मनी के निर्माण का रास्ता तैयार किया, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे वैमनस्य और तनाव की खाई पैदा कर दी जो अल्टीमेटली प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। विद्यार्थियों, जब तक बिस्मार्क अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहा तब तक उसने जर्मनी की स्थिति को मजबूत बनाए रखा, क्योंकि 1870 में जिस प्रकार से फ्रांस को हराने के बाद उसका राष्ट्रीय अपमान किया गया, जिस प्रकार से वर्साई के शीश महलों से
एक स्वतंत्र जर्मनी के निर्माण की घोषणा की गई और जिस प्रकार से पेरिस से उसकी महत्वपूर्ण कलाकृतियों को, धन आदि को लूटा गया, एल्सास और लॉरेन के क्षेत्र, लोहा और कोयला उत्पादक क्षेत्र छीने गए, यह एक प्रकार से फ्रांस का राष्ट्रीय अपमान था। और बिस्मार्क इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि भविष्य में कभी भी जब फ्रांस शक्तिशाली होगा तो वह जर्मनी को हराने की कोशिश करेगा, जर्मनी से अपने अपमान का बदला लेगा। इसलिए बिस्मार्क के 1870 के बाद यही कोशिश रही कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस को मित्रविहीन रखा जाए और उसको किसी भी प्रकार से कोई सैनिक सहयोगी नहीं मिल पाए, क्योंकि बिस्मार्क ही जानता था कि वह अकेले फ्रांस जर्मनी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। लेकिन यदि फ्रांस को यूरोपीय स्तर पर मित्रों की सहायता मिल गई, सैनिक सहयोग प्राप्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में फ्रांस को रोकना मुश्किल होगा। इसलिए अपने विदेश नीति के महत्वपूर्ण चरणों के अंतर्गत बिस्मार्क ने इस बात की कोशिश की कि फ्रांस को अलग थलग रखा जाए और इसके लिए उसने हर प्रकार से गुप्त संधियों और कूटनीतिक संधियों के दौर को चालू किया। उसने ऑस्ट्रिया के साथ, इटली के साथ और रूस के साथ अलग अलग तरीके से गुप्त संधि की और बाद में 1878 के बर्लिन समझौते के बाद बिस्मार्क को इस बात का एहसास हो गया कि रूस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता और रूस भी जर्मनी से दूर होता जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में उसने गुप्त रूप से ऑस्ट्रिया और इटली के साथ एक समझौता किया और हम इस प्रकार से देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध लड़ने वाला एक ग्रुप तैयार हो चुका था। जब तक बिस्मार्क सक्रिय था तब तक फ्रांस को कोई मित्र नहीं मिल पाया, लेकिन जर्मनी का नया युवा सम्राट काइजर विलियम द्वितीय, जो महत्वाकांक्षी था, जो जर्मनी को एक विश्व शक्ति बनाना चाहता था, जो जर्मनी के लिए उपनिवेश हासिल करना चाहता था और बिस्मार्क इन चीज़ों के खिलाफ था। बिस्मार्क का यह कहना था कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जर्मनी के खिलाफ लोग खड़े हो जाए। काइजर विलियम द्वितीय के ये कदम ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेशों को हासिल करने की कोशिश करना और नेवल पावर को बढ़ाने की कोशिश करना, ये एक ऐसे कदम थे जो कि ग्रेट ब्रिटेन को नाराज करने वाले थे। और बिस्मार्क के निर्देशों की और परामर्शों की काइजर विलियम द्वितीय ने उपेक्षा की। परिणाम यह हुआ कि बिस्मार्क ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संन्यास ले लिया और उसके बाद जैसे ही बिस्मार्क ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संन्यास लिया, वैसे ही सम्राट काइजर विलियम द्वितीय ने उस गुप्त समझौते को जो कि जर्मनी ने इटली और ऑस्ट्रिया के साथ कर रखा था उसको उजागर कर दिया और इससे तुरंत एक प्रकार का नया शक्ति संतुलन पैदा होने लगा। रूस ने, जो अपने आप को काफ़ी हद तक जर्मनी के मित्रों की श्रेणी में मानता था, उसको भी यह एहसास हुआ कि अब उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई मित्र नहीं है और परिणाम ये था कि उसने उस फ्रांस के साथ सैनिक गठबंधन करने की कोशिश की और 1894 के अंतर्गत वो सैनिक गठबंधन कर लिया जिसकी फ्रांस को कई सालों से तलाश थी। फ्रांस का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एकाकीपन दूर हुआ और परिणाम यह था 1894 के फ्रैंको रशियन अलायंस का निर्माण। विद्यार्थियों, यह बिस्मार्क द्वारा जर्मनी की सुरक्षा व्यवस्था जो कायम की गई थी उसमें लगाई गई यह पहली दरार थी। तो अभी विद्यार्थियों, मैंने आपसे पहले समझौते की बात की, जल्दी मैं इसके बाद और भी होने वाले परिवर्तनों की बात करूंगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थियों, हम आपसे बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, वर्साई संधि के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, लीग ऑफ द नेशन के बारे में और कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो तत्कालीन राजनीति को प्रभावित और प्रेरित कर रहे थे, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।